गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 9वीं में हम लोग अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र में आपका पहला अध्याय तो हो चुका था। अब हम लोग अध्याय 16 जिसका शीर्षक है भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप इसका अध्ययन करेंगे हम लोग। इसमें हम लोग कृषि क्षेत्र, आपको ये मालूम था, मतलब इसके जो पहले वाला जो अध्याय हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित जो आर्थिक क्रियाएं थी उसको कितने भागों में विभाजित किया गया था। जो 3 भागों में विभाजित किया गया था। कृषि क्षेत्र था, उद्योग क्षेत्र था और सेवा क्षेत्र था। इस पर लोग अपना कार्य किस प्रकार से करते थे इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। अब हम लोग इसको विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, जिसमें देखेंगे भारत का आर्थिक स्वरूप, मतलब भारत में की अर्थव्यवस्था वास्तव में किसके आधार पर है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले लेते हैं कृषि क्षेत्र, क्योंकि आपको पता होगा कि भारत में लगभग 1/3 जनसंख्या जो है वो कृषि क्षेत्र पर निर्भर होती है। कृषि क्षेत्र पर निर्भर होने के कारण से यहाँ पर के आधे से अधिक लोगों का व्यवसाय कृषि करना है, और कृषि करना के साथ साथ यहाँ पर पशुपालन है, मत्स्य पालन है, वनोपज प्राप्त करना है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो हम लोग इसका जो पहला वाला अध्याय है, इसमें इसका जो पहला वाला पॉइंट है, पहला पॉइंट में देखेंगे कृषि क्षेत्र भाग 1 जो दिया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हमने अर्थव्यवस्था को समझने के लिए इसे 3 भागों में विभाजित किए थे, जिसमें था आपका कृषि क्षेत्र, दूसरा है सेवा क्षेत्र, दूसरा है उद्योग क्षेत्र और तीसरा है सेवा क्षेत्र। इसी वर्गीकरण के आधार पर हम यहाँ पर पिछले 60 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तन को समझ सकते हैं। इसमें जो 60 वर्ष में हमारे भारत देश को जब से आज़ादी मिली उसके बाद से जो अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदला, इसमें जो परिवर्तन आया इसको देखने से हमको प्राप्त होता है। देखा गया है कि अर्थव्यवस्था में यहाँ पर विकास की प्रारंभिक अवस्था में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है। कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र जो होते हैं वे सबसे महत्वपूर्ण है। इसके पहले मैं बताई थी, कृषि के अंतर्गत इसमें मत्स्य पालन भी आता है, शिकार करना भी आता है, वनोपज प्राप्त करना भी आता है। ये सारी चीज़ें हैं जो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कृषि क्षेत्र के यहाँ उत्पादन और उस पर लगाए गए लगान के कारण से जो राजा और सामंत के पास स्थायी सेनाएं होती थी, क्योंकि हम लोग अभी से नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर का जो आय का प्रमुख साधन होता था लगान होता था, और ये लगान राजा किससे प्राप्त करते थे? किसानों से प्राप्त करते थे, और उसी के आधार पर वो अपने इतने बड़े बड़े साम्राज्य का विस्तार करते थे और सेनाएं रखते थे, राज्य का खर्च बाहर संभालते थे। जैसे जैसे बाजार फैलता हुआ कुछ लोग कृषि से हटकर यहाँ पर उद्योग सेवा क्षेत्र में काम करने लगे। इस परिवर्तन के कारण से यहाँ पर के बावजूद भी समाज में कृषि क्षेत्र उत्पादन तथा रोजगार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। और जैसे जैसे यहाँ पर समय परिवर्तन होते गया वैसे वैसे यहाँ पर लोग कृषि के अलावा अन्य कार्य भी काम करने लगे थे, जिसमें था उद्योग क्षेत्र, मतलब वस्तु कृषि क्षेत्र को में तो थे ही, लेकिन कुछ लोग क्या है कि कृषि से उत्पादित वस्तुओं जो होती थी उससे क्या होते थे, वस्तुओं को बनाना और उसको बाजार में बेचना, कुटीर उद्योग का निर्माण किया, फिर लघु उद्योग का, और उसी के चलते यहाँ पर सेवा क्षेत्र भी, सेवा क्षेत्र मतलब उनको लाने ले जाने के लिए जो परिवहन की व्यवस्था करना रहता था, धन की व्यवस्था करना रहता था, ये सारे काम में उन लोग अलग अलग भागों में विभाजित होने लग गए थे। आप देखेंगे औद्योगिक क्रांति के बाद यहाँ पर विकसित क्षेत्र देशों में विभिन्न यहाँ पर विनिर्माण की नवीन प्रणाली का फैलाव हुआ था। यहाँ पर देखेंगे जो औद्योगिक क्रांति, यूरोप में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आया था, और इंग्लैंड और यूरोप में, और उसी के आधार पर यहाँ पर औद्योगिक क्रांति का जब सबसे ज़्यादा बोलबाला था तो यहाँ पर उद्योगों को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन मिला, वस्तुओं के विनिर्माण में प्रोत्साहन मिला था और लोगों को रोजगार मिला। कारखाने बनने लगे थे। जो लोग यहाँ पर पहले खेतों के
काम करते थे, अब वे लोग कारखानों में काम करना प्रारंभ कर दिया था और वस्तु का निर्माण करके उसका उपभोग करना भी प्रारंभ कर दिए थे। इस तरह धीरे धीरे यहाँ पर कुछ उत्पादन एवं यहाँ पर रोजगार की दृष्टि से औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण बनने लगे थे और हम इतिहास के पाठ में इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये तो सभी को मालूम है क्योंकि हम लोग 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। जब से औद्योगिक क्रांति हुआ तब से लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया था, उनके रोजगार में क्या परिवर्तन आया था, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के आते ही लोग यहाँ पर कारखानों का निर्माण करने लगे थे। कारखानों में जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं थी उसका निर्माण करने लगे थे और इस प्रकार से लोगों में के जीवन में परिवर्तन आया था। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग ये जो कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, कृषि से संबंधित क्षेत्र और कौन कौन से हैं, ये पार्ट है जो सेकंड पॉइंट है आपका, वो है जिसमें देखेंगे भारत एक विकासशील देश है जिसमें 76% से अधिक लोग यहाँ पर की आबादी आज भी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। मैंने पहले ही कहा था आपको कि भारत की 1/3 जनसंख्या जो कृषि पर निर्भर है और स्वतंत्रता के समय में यहाँ पर 72% के लोग कृषि के रोजगार प्राप्त कर रहे थे और उस समय सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण था। और यहाँ पर 60 साल के बाद आज भी देश के अधिकांश ग्रामीण परिवार गांव में निवास करते हैं और गांव में निवास करने के साथ साथ यहाँ पर उनका जो प्रमुख व्यवसाय है कृषि करना और पशुपालन करना होता है। और इसमें देखेंगे ये जिसमें मछली पालन तथा वनोपज भारतीय अर्थव्यवस्था में 53% लोगों का रोजगार प्रदान करती है। और इसी से संबंधित जो मछली पालन है या फिर जंगलों से वनोपज प्राप्त करना है, इसमें लगभग 53% लोगों को रोजगार मिला हुआ है और वहाँ से उन लोग वनोपज प्राप्त करके अपना व्यवसाय चलाते हैं। किंतु यह क्षेत्र सकल घरेलू उत्पादन का क्षेत्र केवल यहाँ पर 15% हिस्सा प्रदान करता है और इसी के लिए देखेंगे यहाँ पर जो 15% जो बचते हैं वो सकल घरेलू उत्पाद के लिए के काम मतलब उनका काम है सकल घरेलू उत्पाद का काम करना। अब इसी के आधार पर हम लोग देखते हैं कि भारत देश में कृषि क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद का योगदान कब हुआ था इसमें, परंतु यह 60 वर्ष में से लोगों को उद्योग तथा अन्य क्षेत्रों में रोजगार नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद क्या है कि कई ऐसे क्षेत्र थे जहां पर लोगों को उद्योग क्षेत्र में रोजगार नहीं मिल पा रहा था और ऐसे में अतः रोजगार के लिए वह कृषि क्षेत्र पर ही निर्भरता बनी रही। जब उनको अलग अलग जगह पर रोजगार नहीं मिल रहे थे तो उनकी जो निर्भरता है, क्योंकि उस समय लोगों के पास भूमि होती थी और उनका सबसे सरल व्यवसाय होता था कृषि करना, तो लोगों को बाहर में रोजगार नहीं मिलता था तो वो अपनी भूमि पर ही कृषि करना प्रारंभ कर देते थे। यदि ऐसे लोग कृषि क्षेत्र को छोड़कर अन्य कार्यों में कार्य करें तो वह कृषि उत्पादन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये कृषि क्षेत्र को छोड़कर अगर दूसरा व्यवसाय भी करते हैं तो कृषि क्षेत्र में यहाँ पर उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसी के आधार पर यहाँ पर देखोगे एक उदाहरण दिया है जिसको हम प्रच्छन्न कृषि कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो अदृश्य जिसको अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। ये प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी क्या है? जैसे गांव में एक परिवार है जिसमें 6 भाई रहते हैं और 6 भाई के लिए जो 4 एकड़ खेत है, 4 एकड़ खेत में लोग दिन रात मेहनत करते हैं 6 भाई, और 6 भाई मेहनत करने के बाद उनमें 40 क्विंटल धान का उत्पादन करते हैं। अगर ये जो 40 किलो या 40 क्विंटल धान उत्पादन करते हैं उसमें 6 लोग लगते हैं। अगर उसमें से 2 लोग किसी कारखाने में जाकर काम करते हैं तो उससे जो कृषि कार्य में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसमें जो 4 लोग हैं उन लोग भी पूरा मेहनत करके 40 क्विंटल धान का उत्पादन कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वही काम 6 लोग करते हैं और वही काम को 4 लोग पूरा कर लेते हैं। तो जो 2 लोग हैं, जो 2 लोग मतलब उन लोग 2 लोग कारखाने में काम कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी।
उसी को हम क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो इसमें वही चीज़ आपको समझाया है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी पर हम नीचे दिए गए उदाहरण से समझ सकते हैं। इसमें मान लीजिए कि एक कृषक परिवार में 6 वयस्क सदस्य होते हैं तथा उनके यहाँ पर घास, इसमें उनके पास 4 एकड़ भूमि है और ये सभी सदस्य कृषि कार्य करके इस तरह के में 40 क्विंटल धान का उत्पादन करते हैं। इन वयस्क सदस्य में से किन्हीं 2 सदस्यों को अन्य रोजगार में मिल जाते हैं, तो ये सदस्य कृषि क्षेत्र में को छोड़कर नए रोजगार करने चले जाते हैं। अब इस कृषि क्षेत्र में कृषि भूमि पर केवल 4 सदस्य ही कार्य करते हैं और 40 क्विंटल धान का उत्पादन करते हैं। मैंने पहले ही आपको समझाया कि इसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है कि अगर हम कोई काम को करते हैं और उस काम को करने के लिए अगर 6 लोगों की आवश्यकता है तो 2 लोग अन्य कार्य कर लेंगे, लेकिन फिर भी 4 लोग मिलकर उस कार्य को पूरा कर लेते हैं। तो जो 2 लोगों का काम होता है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी में आता है। अतः इस कृषि कार्य की आवश्यकता से अधिक सदस्यों का होना प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है। मतलब जो कार्य को करने के लिए 4 व्यक्ति सफिशिएंट है, मतलब उन लोग उस काम को करने के लिए 4 व्यक्ति ठीक है और उसमें कहीं हम 2-4 लोग को और जोड़ देते हैं तो वो उन लोगों का प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाएगा कि वो बेकार से उस क्षेत्र पर काम कर रहे हैं जहां पर वो दूसरे जगह भी काम करके क्या कर सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं। अब इसी में देखेंगे, अतः इस कृषि कार्य की आवश्यकता से अधिक सदस्यों का होना प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है। इस सदस्यों के दूसरे क्षेत्र में चले जाने से का फायदा उस कृषक परिवार को या फिर कृषक तथा उसके परिवार को मिलता है। अगर वो 2 लोग वहां से दूसरे जगह काम करते हैं तो उसका पूरा लाभ किसको मिलता है, उसको और उसके परिवार को मिलता है। 2 सदस्यों की आय इसमें देखेंगे अलग अलग से प्राप्त हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि परिवार की आय में वृद्धि हुई है। इसे नीचे इसमें इसके अनुसार से समझाया गया है। अब इसमें देखेंगे कि कृषि क्षेत्र में मुख्य चुनौतियां किस प्रकार से है। मुख्य चुनौतियां मैं इसको संक्षिप्त में समझा देती हूं कि आज की डेट में हमारे पास जितने एकड़ भूमि है उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उस हिसाब से उसमें फसल का उत्पादन करते हैं और उत्पादन करने के लिए हम लोग अलग अलग फसल बोते हैं। किंतु जो फार्म हाउस है वहाँ पर क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी भूमि होती है, उसमें एक ही प्रकार की फसलें लगाई जाती हैं। तो स्वाभाविक है कि अगर उस फसल में अगर कोई बीमारी लगता है तो एक ही दिन में पूरा फसल क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है और उसी के आधार पर क्या होता है कि उनको नुकसान सहना पड़ता है। और जो भारतीय कृषक में के सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो क्या होता है, मानसून पर निर्भर होता है। मानसून पर निर्भर मतलब यहाँ पर सिंचाई के साधन नहीं होने के कारण से जो भारतीय कृषक हैं वो मानसून पर निर्भर होते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि अतिवृष्टि के कारण से भी उनके फसल नुकसान हो जाते हैं और कभी कभी ये होता है कि अनावृष्टि भी जब होती है तो वहाँ पर उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे किसान किसी न किसी कारण से जूझता रहता है, वो चुनौतियों का सामना करता रहता है। तो इसका समाधान किस प्रकार से किया जाएगा, इसको हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इस पाठ को और ज़्यादा पढ़ाऊंगी तो आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो भाग 1 में आज हम लोग इतना ही अध्ययन करेंगे, जिसको आप इस पाठ को अच्छे से अध्ययन करोगे और इसका जो प्रश्न है उसको निकालेंगे। ठीक है, आपका जो इतिहास का पहला अध्याय हो चुका है, नागरिक शास्त्र का पहला अध्याय हो चुका है और भूगोल में आपका थार का मरुस्थल तक हो चुका है। अब अर्थशास्त्र का ये दूसरा अध्याय मतलब अध्याय 16 अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। तो आप अपनी कॉपी बिल्कुल तैयार करके रखेंगे। जब भी प्रिंसिपल सर की तरफ से आदेश होगा तो आप लोग अपनी कॉपी स्कूल में लाकर जमा करेंगे और सभी की कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर किसी की कॉपी कंप्लीट नहीं है तो वो मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर सकता है, ताकि मैं उसके पास उसको भेज दूँ और वो अपना कॉपी पूरा कर सके। ठीक है, थैंक यू।